नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस का पेपर, जिसमें से अभी तक हमने 2024-2025 कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग। और 2023 का सेट 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक सीक्वेंस है, 2025 का पहले करिए, फिर 2024 का और 2023 का। 3 सेट हो चुके हैं, आज चौथा सेट हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाला पार्ट ही कर रहे हैं तो आप अनसॉल्व पेपर में अपना फिजिक्स वाला पार्ट वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो लेंस में याद होना चाहिए आपको कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना किसी विचलन के सीधे ही निकल जाती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र। बाकी कहीं से भी जाएगी तो थोड़ा बहुत विचलन होगा। प्रकाशिक केंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आप ऑप्शन में देख सकते हैं। फोकस वक्रता केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र, तो सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो ध्यान से देखो, अवतल दर्पण दिया है और वक्रता केंद्र से, यहाँ पे मान लो वक्रता केंद्र से जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं। ये चीज आपने जब प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ाया गया होगा तो वहां पे पढ़ा होगा। तो अगर जिस रास्ते पर जा रही है उसी रास्ते पे वापस आ जा रही है तो उसका परावर्तन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन है 0 डिग्री। ठीक है, क्यों 0 डिग्री? देखो इसमें अगर आप समझना चाहते हैं थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको समझा देता हूँ। कोण हम कहाँ से देखें, चाहे आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण, वो अभिलंब से देखते हैं। और गोलीय दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण में जो अभिलंब बनाया जाता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, मान लो ऐसे आपतित किरण यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, उस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाते हैं, तो यही इसका अभिलंब हो जाता है। यही लाइन ही अभिलंब होगी और अभिलंब से ही जा रही है, इसलिए कोई दो लाइन है एक ही दिशा में है तो उनको जो है उनके बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री। दो रेखाओं के बीच में कोण अगर एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं हैं तो उनके बीच कोण कितना होता है? 0 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, तो वस्तु की दूरी के बारे में बात किया गया, वैसे आपको पता होना चाहिए न्यूनतम दूरी जो होती है स्पष्ट दृष्टि की वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम होती है अनंत। तो इसका जो सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, पार्ट बी। बी क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी। विभवांतर वही है और क्या बदला जा रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को कितना किया जा रहा है? आर डैश बराबर 3R। पहले आर था उसको 3 गुना कर दिया गया। देखो जब पहले आर था, मान लो पहले कितना था? प्रतिरोध आर था तो धारा कितनी होती थी? ओम के नियम से आई इक्वल टू वी बटे आर। विभवांतर स्थिर है, धारा को बदला जा रहा है तो कितना हो जाएगा? आई डैश, मान लो धारा बदल जाएगी, आई डैश हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वी बटे आर की जगह पर हम रख देंगे 3R। विभवांतर तो वही है, धारा 3R, तो आई डैश कितना हो जाएगा? इसको चाहे तो ऐसे लिखो 1/3 वी बटे आर, या फिर पहले धारा कितनी था? वी बटे आर, वी बटे आर की वैल्यू है आपकी आर। आई इक्वल टू वी बटे आर, इसको सॉरी आई कर दो, वी बटे आर की जगह पर आई कर दो, तो 1/3 आई। तो 1/3 को हम क्या बोलते हैं? एक तिहाई, क्योंकि हमारा जो आंसर है इसमें इसी फॉर्म में दिया है, तिगुना, एक चौथाई, दो गुना, एक तिहाई। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है एक तिहाई, एक तिहाई, 1/3 को क्या बोलते हैं? एक तिहाई। ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम 200 ओम प्रतिरोध के दो बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं कौन सा? आपको याद होना चाहिए, वाट पूरे घंटा पूरे दिन बटे 1000। 1000
ठीक है, kWh किलोवाट घंटा यूनिट होता है, kWh से लिखते हैं किलोवाट घंटा। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या क्या पता है, 1 घंटा का प्रयोग होता है और प्रतिदिन पूछ रहा है तो मतलब दिन भी एक हो जाएगा, लेकिन वाट नहीं पता है हमें। वाट मतलब इसकी पावर शक्ति कितनी है। तो देखो पहले वाले की वोल्टेज विभव कितना दिया है, मतलब सब पे 200 वोल्ट घर में पता है, कुछ समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं सभी वस्तुएं, सभी जो डिवाइसेस होती हैं, तो सबका वोल्टेज 200 ही होगा। अब पहले का प्रतिरोध, पहले बल्ब का R1 कितना दिया है, 100 ओम। तो पहले बल्ब का जो पावर हो जाएगा यानी कि W1 कितना पावर हो जाएगा, ई से लिखेंगे इसको, P1। देखो पावर के लिए 3 फार्मूले बताया था, वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर और वी आई। हमें क्या क्या पता है, वी पता है, आर पता है, तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर बाई R1। विभव तो सबका 200 ही रहेगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर की मतलब 200 गुणे 200, 2 बार गुणा कर दिया, 200 स्क्वायर, और R1 कितना है, 100। तो इसमें 100, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 200 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 400 वाट। 400 वाट का ये पहला वाला बल्ब है। ठीक है, दूसरा वाला P2 निकाल लेंगे। R2 कितना दिया है दूसरे वाले का, प्रतिरोध दिया है 200 ओम, 200 ओम। P2 कितना हो जाएगा, देखो है तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही, लेकिन ऐसे प्रश्न आते रहते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा मत समझना कि हर बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं सातों बिल्कुल आप देख के टिक कर दोगे। तो सब में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां बहुविकल्पीय में भी कैलकुलेशन करने पड़ता है। तो P2 कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई R2, फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर से, तो वी स्क्वायर मतलब 200 गुणे 200, ये हो गया आपका वोल्टेज विभव अंतर। और प्रतिरोध कितना दिया, 200 ओम, तो 200, 200 से 200 कटेगा, कितना हो जाएगा, 200 वाट। ठीक है, तो टोटल कितना वाट यूज हो रहा है, कुल वाट कितना हो जाएगा, 400 वाट का एक बल्ब है और दूसरा 200 का, तो 400 प्लस 200, 400 प्लस 200 हो जाएगा ये 600 वाट। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, 600 वाट यूज हो रहा है, 1 घंटे के लिए हो रहा है, 1 दिन के लिए हो रहा है, मतलब प्रतिदिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। वाट की जगह पर रखेंगे 600, 1 घंटा प्रयोग में लाया जा रहा है, एक प्रतिदिन पूछ रहा है तो एक हो जाएगा, और बटे 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 10 से भाग करोगे तो 0.6 kWh, किलो वाट घंटा। आंसर जो है किसमें दिया है, kWh में दिया है या फिर और किसी में, वाट घंटा में दिया है, वाट घंटा में दिया है। हमने क्या लिखा है, किलो वाट घंटा लिखा है, तो इसको वाट घंटा में, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 1000 से गुणा कर दीजिए इसमें, ये बराबर हो जाएगा 0.6 इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो है, लेकिन एक अंक, एक जीरो चला जाएगा दशमलव खत्म करने में, और 100 गुणे 6, 600 वाट हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 600 वाट घंटा, मतलब बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस फार्मूला है और इसको वाट कैलकुलेट करना था। देखो कायदे से अगर ये उसमें आता तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन बहुविकल्प में दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण व लेंस है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि जो फोकस दूरी है वो चाहे दर्पण, चाहे अवतल दर्पण ले लो, अवतल लेंस ले लो, या फिर उत्तल दर्पण ले लो, उत्तल लेंस। अगर अवतल है तो उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, और अगर उत्तल है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, वो चाहे जो सा हो, चाहे जो हो, मतलब यहाँ पे कौन सा दिया है, -25 सेंटीमीटर निगेटिव फोकस दूरी दिया है, तो दर्पण होगा तो भी अवतल होगा, और लेंस होगा तो भी अवतल, तो दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, अगर धनात्मक है तो दोनों उत्तल, दोनों अवतल, पार्ट डी, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तीनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। और क्या कह रहा है आगे, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरा परिपथ बनाने की जरूरत नहीं, इसमें जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको पता होगा श्रेणी क्रम में अगर कोई जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं सब में समान धारा प्रवाहित होती है, और श्रेणी क्रम दिया है तो सब में 2 एम्पियर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। फिर क्या आगे पूछ रहा है,
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो यहाँ पे जब निकालोगे ओम का नियम पता होगा, V बराबर आई आर। तो यहाँ का V कितना हो जाएगा, I कितना जा रहा है, सब में 2 एम्पियर जाएगा, 2 गुणे प्रतिरोध कितना है 2, तो 4 वोल्ट हो जाएगा। इसमें करोगे देखो फिर से, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, V बराबर धारा तो 2 ही रहेगा, प्रतिरोध हो गया 4, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। और इसमें करोगे तो V बराबर, तो V1 V2 V3 कर लो चाहो तो, V3 कितना हो जाएगा आई आर, तो I 2 एम्पियर और प्रतिरोध कितना 6, ये कितना हो जाएगा V3 12 वोल्ट। तो कितना हो रहा है 4 8 और 12, कर लो देख लो आप कौन सा ऑप्शन सही है। लगे क्वेश्चन। हाँ 4 वोल्ट 8 वोल्ट 12 वोल्ट, पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ए। तो वैकल्पिक क्वेश्चन खत्म हो गए, चलिए लॉन्ग आंसर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बा का लॉन्ग आंसर वाले 4 नंबर के सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। तो साथ में करते चलते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा पूरा पूरा। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी अवतल दर्पण पहला और दूसरा तल दर्पण, ये दोनों नाम लिख देने हैं आपको बस। फिर उसके बाद किसी गोलीय दर्पण तथा वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। तो वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप। देखो मैंने मान लो अवतल दर्पण बना लिया, इस यहाँ से समझा भी दूंगा आपको। ये अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र होगा। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं और इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो एक तो हमें किसकी बना भी देना है, साथ में फिगर भी बना देना है। ये क्या है, सी पॉइंट वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र यहाँ पे क्यों है, या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी पूरा गोला होता है ना, कांच का एक गोला होता है, उससे काटा जाता है, ये वाला पार्ट निकाल लिया गया और एक साइड में इसको पॉलिश कर दिया जाता है, तो गोलीय दर्पण बन जाता है। तो जिस गोले से काटकर इस गोलीय दर्पण को बनाया गया है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, जिस गोले से, जिस कांच के गोले से काटकर दर्पण को बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। फिगर जरूर बना दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। तो क्या इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दो रेखाओं, दो बिंदु हैं, एक तो ध्रुव और एक वक्रता केंद्र। इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो जो रेखा बनती है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। बस इतना ही करना है आपको। नोट कर लीजिए एक बार, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, ताकि फिर आगे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। रफ कर देते हैं। इसके आगे का पार्ट है न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्लस 30 सेंटीमीटर कर दे रहा हूं। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी, मतलब वस्तु की ऊंचाई दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं जब तक कहा ना जाए। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यू कितना दिया है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होती है, तो 30 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब वी ज्ञात करना है, और आकार एवं प्रकृति, आकार हमें आवर्धन क्षमता से निकालेंगे और बाकी प्रकृति उनके चिन्हों से निकालेंगे। तो सबसे पहले v निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्या है, दर्पण है क्या, दर्पण है तो ये 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो v निकालना, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u इधर आएगा तो 1/f माइनस 1/u। वैल्यू रख दीजिए, 1/f की जगह पर हम रखेंगे माइनस का, सॉरी प्लस का 30 और माइनस u है, u की वैल्यू -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30। तो 1/30 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा, 1/30 प्लस 1, देखो आप एलसीएम लो, जो मर्जी हो वो करो।
1/30 प्लस 1/30 हो जाएगा 2/30, 2/30। ठीक है, आप एलसीएम लेके जैसे आप सॉल्व करते हो, आगे का काम आपका है। सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि वहां पे टीचर की जो बताई हुई चीजें होती है वो आपको दिमाग में सॉल्व करने में नहीं लगा पाएगी। हाँ, सीख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/30 प्लस 1/30। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जल्दी करने के लिए 2/30 कर दीजिए। तो 2 से काट दो इसको, 2 1 के 2 और 15 दूनी 30, तो 1/15। तो वी कितना हो जाएगा? वी कितना हो जाएगा? इसको रिवर्स कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है ना, तो 15 सेंटीमीटर। अब प्लस का आ रहा है, प्लस आने का मतलब क्या है यहाँ पे? एक तो दर्पण के जो है ऐसे होता है, उत्तल दर्पण पीछे बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है। और आभासी, अगर कोई भी प्रतिबिंब आभासी है तो वो कैसा होता है? सीधा होता है। प्रकृति में ये दोनों चीजें बतानी होती है, आभासी है या वास्तविक, और सीधा है या उल्टा। तो अगर कोई भी प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा सीधा होगा 100%, चाहे लेंस बना रहा हो चाहे दर्पण बना रहा हो। तो आभासी है सीधा, अगर वास्तविक है तो उल्टा होता है। अब हमें आगे क्या करना है? आकार ज्ञात करना है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई, जिसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये बताना है हमें। तो इसके लिए जब कभी भी प्रतिबिंब के आकार की बात करें, तुरंत आवर्धन क्षमता वाला फार्मूला याद होना चाहिए। आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है? माइनस वी बटे यू दर्पण के लिए और प्लस वी बटे यू लेंस के लिए। तो दर्पण के लिए माइनस वी बटे यू, माइनस वी कितना है? वी आया है 15, चिन्ह के साथ रखेंगे, बटे यू कितना है? -30, तो -30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब आ गया 1/2। 1/2 एम की वैल्यू आगे आगे आ रही है 1/2, प्लस का आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका, प्लस आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला एम का होता है आवर्धन क्षमता का कितना? एम बराबर एच आई अपान एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज बटे वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई निकालना है हमें, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो एच ओ इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एम इंटू एच ओ। तो एम कितना आया है? 1/2 प्लस का 1/2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर, 5। तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और एक बचा है, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? प्लस की 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, जैसे आवर्धन क्षमता प्लस आ गया तो सीधा बन रहा होगा, और सीधा है तो आभासी होगा। इन सब चीज़ों से हम ये चीज़ें बता सकते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझिए। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ, आप उसको कॉपी में लिख लीजिए। तो समझ, देखो आंख में क्या होता है कि एक उत्तल लेंस यूज होता है, ये आप तो आपको पता ही होगा। अब उत्तल लेंस यूज होता है, लेकिन हमने देखा है कि अगर फोकस दूरी फिक्स कर दिया जाए, आंख की कोई कोई भी लेंस है, फोकस दूरी फिक्स कर दिया जाए, तो अलग अलग जगह पर अगर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। अब होता क्या है, आंख की सिस्टम ये है कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तभी हम उस प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकते हैं। अब रेटिना पर बनाने के लिए अलग अलग फोकस, क्योंकि जो भी हम वस्तु सामने देख रहे हैं अपने, वो तो वस्तु की दूरी अलग अलग है आंख से, लेकिन फिर भी प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनना चाहिए रेटिना पर। इसलिए क्या होता है, फोकस दूरी को मैनेज किया जाता है। अब होता क्या है, आंख के लेंस के ऊपर आपने ब्लैक ब्लैक जब कभी मानव नेत्र बनाया होगा, तो वहां पे देखा होगा पश्चिमाभी पेशियां लगी होती है, सिलेरी मसल्स। उन्हीं पश्चिमाभी पेशियों द्वारा जो है लेंस को कभी सिकोड़ दिया जाता है, कभी जो है फैला दिया जाता है। उससे सिकोड़, लेंस को सिकोड़ कर या फैलाकर आंख की फोकस दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी को समंजित किया जाता है, और इसी घटना को, इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, क्लियर बोल दे रहा हूं कि लेंस के ऊपर लगी हुई पश्चिमावी पेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को सिकोड़कर या फैलाकर समंजित किया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है। इसी प्रक्रिया को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि सभी प्रतिबिंब जो भी हम देख रहे हैं, वो सभी प्रतिबिंब एक ही जगह पर रेटिना पर बने। ठीक है, इतना चीजें आप लिख देंगे बस। इसके आगे जो है, आगे क्या दिया है, किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है, वस्तु 2f एवं अनंत के बीच की दूरी पर। उत्तल लेंस के लिए बनाना है, इसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण। तो पहला वाला ले लेते हैं हम। आ इसमें कहाँ पे रखना है वस्तु को? वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है। 2f क्या होता है? 2f मतलब वक्रता केंद्र। देखो f इक्वल टू क्या होता है? r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। मतलब r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। तो मान लो यहाँ पर f है, यहाँ पे 2f है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, और आपको पता होना चाहिए, चीजें याद भी रखनी होती है कि जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब दूसरी साइड वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पे f मान लो, ये 2f मान लो, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, सेम आकार का। हालांकि वो सब नहीं पूछा है, सिर्फ किरण आरेख हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आपतित किरण जाएगी, आप जाने वाली आपतित किरण कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अगर आ रही तो वो अपवर्तन के बाद फोकस दूरी से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा हम प्रकाशिक केंद्र पर ले जाते हैं। प्रकाशिक केंद्र पर ले जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, वो सीधे निकल जाएगी बिना किसी विचलन के। तो यहाँ कहीं पर आकर काटती है और बिल्कुल वस्तु के आकार का, छोटा बड़ा दिख सकता है, जब आप नाप के बनाएंगे तभी बराबर बनाओ, वैसे नाप के बनाना नहीं होता है। ए बी वस्तु हो गई हमारी, तो ए डैश बी डैश ये हो जाएगा प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब लिख दीजिए। और ये ठीक है, तो किरण आरेख ही बनाना है, बाकी चीजें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2f पर ही बनेगा और उल्टा बन रहा है, उल्टा है तो वास्तविक भी होगा और वस्तु के बराबर होगा। अगर लिखना चाहें तो इन चीजों को लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर लिखें। दूसरा पार्ट, वस्तु 2f एवं अनंत के बीच हो, मतलब पीछे हो। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, f हो गया, 2f हो गया, और यहाँ पीछे अनंत कहीं पे। तो 2f के पीछे मतलब 2f और अनंत के बीच में हो, तो कहाँ बनना चाहिए, इधर भी बना लो, f और 2f। जैसे हम इसको c से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2f दिया गया है, बोला गया है, तो 2f लिख दे रहे हैं। इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम किससे लिखते हैं, वक्रता केंद्र c से। तो बनाइए, समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी। वैसे कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, याद होना चाहिए, जब अनंत पर होता है तो फोकस पर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मतलब 2f के बीच में होता है तो f और 2f के बीच में बनता है। तो ये जाके प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण क्या होगी, ये यहाँ कहीं पर काटेगी, तो वो उससे छोटा बनता है। अनंत पर बहुत छोटा बनता है जब अनंत पर रहता है, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ते हैं बढ़ती तो जाती है, लेकिन 2f पे आकर बराबर होती है, और 2f के आगे जब रखते हैं तब वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। 2f तक तो 2f के पहले तक छोटा ही बनेगा। ये ए बी वस्तु हो गया, और ए डैश बी डैश ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, बाकी लिखना चाहें तो आप चीजें लिख सकते हैं। कहाँ पे, f और 2f के बीच में बन रहा है, पहले स्थिति बताते हैं, फिर उल्टा बन रहा है, और उल्टा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनता है। ये बात का ध्यान रखना, देखने में छोटा बड़ा लग सकता है, लेकिन केसेस याद होने चाहिए। 6 केस होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के सभी 6 केस सेम होते हैं, बस किरण आरेख अलग बनता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। प्रतिरोध, देखो समांतर क्रम में क्या होता है, सभी अगर जो भी मान लो दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका विभवांतर समान होता है और उनमें धारा अलग अलग जाती है। इसका फायदा क्या है, हमारे घरों में जो भी यंत्र यूज होते हैं, जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं, उनमें क्या होता है, सब लगभग 220 वोल्ट पर काम करते हैं। अब 220 वोल्ट काम करते हैं तो सबका जो है विभवांतर सेम चाहिए, सबको 220 वोल्ट चाहिए। और हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आता है कितना आता है, 220 वोल्ट। तो अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे सभी यंत्र तो क्या होगा, सभी को समान विभवांतर मिलेगा। तो पहला लाभ ये, आप इसको कंटेस्ट में थोड़ा सा लिख सकते हैं बढ़ा के, कि समांतर क्रम में जोड़ने से सभी यंत्र को समान विभवांतर मिलता है, समान विभव मिलता है, जिससे जितने भी यंत्र हमारे 220 वोल्ट पर काम करने वाले हैं घरों में, सबको 220 वोल्ट मिलता है। एक तो फायदा ये हो गया। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो फिर दिक्कत हो जाती। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, विभवांतर कम होता जाता है, तो लास्ट वाले इंस्ट्रूमेंट को सबसे कम विभव मिलता, वो सही से काम नहीं कर पाता क्योंकि वो 220 वोल्ट पर काम करता है। ठीक है, अब जो है दूसरा, पहले तो ये लिख लीजिएगा, सभी यंत्रों को समान विभवांतर मिलता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, अगर समांतर क्रम में ऐड करते हैं, देखो दो, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ना आप कोई चीज, मान लो दो बल्ब हैं, तुमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो उसमें से एक भी खराब होगा तो दोनों नहीं जलेगा। और समांतर क्रम में ऐड होने से, देखो लिख लो, समांतर क्रम में जोड़ने से किसी एक उपकरण में खराबी आने से दूसरे उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो कोई भी एक बल्ब खराब हुआ तो सारे बल्ब कोई भी नहीं जले। ठीक है, ऐसे होता है ना श्रेणी क्रम। तो अगर एक भी खराब हुआ, यहाँ से कनेक्शन टूटा, तो फिर कोई भी नहीं जलेगा।
और समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, एक उपकरण से खराब होने से दूसरे उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं, दोनों लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित धारा कितनी है, देखो ध्यान से, सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सबका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा, सब समान विभवांतर पर होंगे। देखो वही क्वेश्चन भी दिया है, समान विभव पर होंगे, सब 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट पर होंगे क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो I बराबर होता है V बटे R। तो यहाँ पे R1 कर दे रहे हैं, प्रतिरोध अलग अलग है, विभव तो सबका सेम होगा इसलिए V भी कर रहे हैं। तो V कितना है, 8 वोल्ट, और R1 कितना है, 8 ओम। तो 8 8 कैंसिल, 1 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, दूसरे वाले में I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2। तो V कितना है, 8, और R2 कितना है, 12। तो इसको 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाओगे और 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 10 जीरो बढ़ा के 3 छक्के 18, 0.66 एम्पियर। ये दूसरा वाला, इसमें धारा हो जाएगी। तीसरा धारा निकालते हैं I3, V बटे R3। ओम सलाह से जानते हैं ना, V बराबर आई आर से, I इक्वल टू V बटे R। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कितना हो जाएगा, 8, V की वैल्यू 8, और प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध कितना है, 24। तो 24, 8 1 8, 8 3 24, 1/3। 1/3 को हम जब डिवाइड करोगे तो 3 त्रिक का 9, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0.33। 2 अंक तक निकाल लो, इतना काफी है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमने निकाल दिया, I1 I2 I3, 1 एम्पियर, 0.66 एम्पियर, 0.33 एम्पियर। इसके बाद कह रहा है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। संपूर्ण धारा यही तो निकल रहा है, मान लो यहाँ से I धारा निकल रहा है, I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ, तो I बराबर मतलब संपूर्ण धारा I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही जा रहा है, देखो I धारा बैटरी से निकला, मान लो यहाँ पे I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जोड़ दो यहाँ पे, 1 एम्पियर प्लस 0.66 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर। तो इसको जब ऐड करोगे आप, तो एक तो है ही 0.66 और 0.33, इनको ऐड करोगे 639 639, और प्लस एक तो 1.99 ईयर। ये आपका फाइनल, ये ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप देखेंगे तो इसमें स्टार लगा हुआ, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इनको नहीं करना है। ठीक है, तो कर लीजिए, नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं।